हमारा चैप्टर नेम है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म। देखो यहाँ पर क्या है, मैग्नेट यानी हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे मैग्नेट से। ऐसा महसूस होगा कि यार करंट भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। फिर मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। इसका मतलब समझो कि करंट भी एक मैग्नेट की तरह इफेक्ट देता है या फिर कह सकते हो बिहेव करता है। इसे हम डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आप क्लियर हो जाए कि हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट का ध्यान है, हमारा फुल फोकस इज ऑन कॉन्सेप्ट। ओके, सो पहला है ओरिस्टेड डिस्कवरी। देखो ये यहाँ पर जो नाम गजब आ रहा है ओरिस्टेड, ये पर्सन का नाम था, पर्सन का नाम है ओरिस्टेड डिस्कवरी। यानी जो ओरिस्टेड ने डिस्कवरी किया वो क्या डिस्कवरी किया? तो ओरिस्टेड ने डिस्कवरी किया कि शुरुआत जब हुआ था, जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। देखो क्या होता है, हमें कंडक्टर जैसा जानते हैं कि इंसुलेटर में करंट पास नहीं कर सकता, उसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो आपको उस कंडक्टर में ही करंट फॉलो करेगा। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, ठीक है, ठीक, यानी यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ओरिस्टो का डिस्कवरी था वो ये था, ओरिस्टो का डिस्कवरी ये था, ये पर्सन है, तो इसका डिस्कवरी ये था कि जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ रहे ना? कंडक्टर से क्या होगा, करंट फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फॉलो करेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि इसके चारों, जैसे ले लो एक वायर, उस वायर में करंट फॉलो हो रहा है ना, वायर में क्या है, कंडक्टर है, उस वायर में करंट फॉलो हो रहा है। तो इस ओरिस्टर का कहना था कि उसके चारों ओर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यानी वो आकर्षण करता है। जब हम उसको हल्का सा टच करते हैं तो अगर जैसे जो वायर नेक्ड है, छिला हुआ है, तो हम उसे हल्का सा करेंगे तो खींच लेता है, खींच के फिर झटका देता है। यानी रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन, लेकिन ज़्यादा देखते हैं अट्रैक्शन रहता है ना, अट्रैक्शन तो टच हो जाता है, उसको निकालना थोड़ा सा फोर्स लगता है, थोड़ा सा फोर्स लगता है। जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर हम मैग्नेट नहीं कह रहे, मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, यानी उसके चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा जहां पर वो अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करेगा। कौन करेगा? करंट, ठीक ना। लेकिन याद रहे वो करंट पास होना चाहिए कंडक्टर से, और सिर्फ अगर कंडक्टर रख देते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास हो रहा, ठीक है। लॉजिक क्या, बिना करंट के मैग्नेटिक नीडल नहीं हिलेगा। हम ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, एक निडल होता है ना, निडल जो लोहा का बना होता है, उसको पास में रख दो, वायर के पास में रख दो, और इलेक्ट्रिक करंट को उस कंडक्टर से गुजरने दो। तो ऐसा महसूस होगा कि वो जो निडल है, वो निडल वायर वायर क्या कर रहा है कि निडल को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो उससे हमें ये पता चलेगा, उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि हाँ, दिस इज रियलिटी। जब पास होता है करंट कंडक्टर में तो वो क्या करता है, लेकिन याद रहे, मुझे लगता है कि कंडक्टर मटेरियल को ही आकर्षित करेगा, ऐसा लगता है। फिर आगे देखेंगे कि क्या इंसुलेटर मटेरियल पर भी आकर्षित है। लेकिन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ, ये जो कंडक्टर है, ये अभी फिलहाल ये कंडक्टर मटेरियल को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम क्या समझे कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नीडल को पास रखा जाए एक वायर के सामने और उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, तो
वो निडल थोड़ा सा नहीं तो थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए। नज़दीक मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड का होता है ना, एक फील्ड होता है मैग्नेटिक का, कम से कम उसके अंदर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तब हमें ये देखने को मिलेगा कि हाँ वो वायर निडल को अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें बिलीव मिलेगा, लॉजिक मिलेगा, रीजन मिलेगा, है ना। मतलब करंट ने मैग्नेट जैसा बिहेव किया, है ना। यानी यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो सकते हैं कि यस, हम मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि वो रिपल भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। हम ये भी जानते हैं कि जो चार्जेस है वो भी रिपल करते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ का, चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है। तो ये भी जानते हैं कि चार्जेस क्या, अगर लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता भी है कि क्या, कि जो कंडक्टर जिसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं वो एक कंडक्टर मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, रिपल भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है ना। यानी करंट, इट्स अ ट्रूथ दैट करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अच्छा, जब ये कहा जाए कि करंट मैग्नेट की तरह बिहेव कहा जाता है तो हमें क्या क्लैरिटी मिल रहा है, हमें ये क्लैरिटी मिल रहा है कि करंट जैसे मैग्नेट है कि वो अट्रैक्शन रिपल्शन करता है, तो इसका मतलब करंट भी रिपल्शन अट्रैक्शन करेगा। हाँ, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि करंट मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन रिपल्शन करता है। अच्छा, ये किसका डिस्कवरी था, ओस्टेड का डिस्कवरी था। तो दोबारा हम इसे रिपीट करना चाहेंगे कि ओस्टेड का डिस्कवरी ये था कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को पास होना दिया जाए और होने दिया जाए तो उसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या, कंडक्टर रख दिया जाए, कोई भी छोटा मोटा मटेरियल कंडक्टर रख दिया जाए तो वो वायर, वो कंडक्टर उस कंडक्टर मटेरियल को अट्रैक्ट रिपल करेगा। ठीक है, करंट, CURENT, करंट। ठीक है, नेक्स्ट भी है बायोट शॉर्ट लो। बायोट शॉर्ट यानी ये भी एक पर्सन का नाम है, लेकिन ये दूसरा पर्सन का नाम है, ये दूसरा पर्सन का नाम है ना, बहुत हार्ड नोट्स है। ये बायोट स्वार्ट लो है, यानी बायोट स्वार्ट का लो जो था, इसका नियम था कि छोटे टुकड़े का लो, छोटे टुकड़े का लो। स्टेटमेंट क्या था इस आदमी का, इस आदमी का स्टेटमेंट था कि किसी छोटे करंट एलिमेंट, एक छोटे से करंट एलिमेंट को ले रहे हैं DL, है ना, करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर पैदा होने वाली जो प्रोड्यूस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, हम देखते हैं कि छोटा सा एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करंट एलिमेंट के आसपास, है ना, करंट के एलिमेंट के आसपास एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट की स्ट्रेंथ और लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखा जाए जितना करंट तेज रहेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा, ये वैसा ही होगा जैसे कोलम्स लॉ हो गया, कोलम्स लॉ। अगर हम डिस्टेंस दूर कर दें तो क्या देखने को मिलेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम देखने को मिलेगा। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के पास जाया जाए, जितना नज़दीक जाया जाए उतना ही हमें फोर्स महसूस होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होगा, ज़्यादा रिपल्शन महसूस होगा, है ना। यानी इसका ये इसका लो था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के जितना नज़दीक जाएंगे उतना ही अट्रैक्शन और रिपल्शन महसूस होगा, और जितना ही हम दूरी बना के रखेंगे, जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड से दूर होते जाएंगे। फिर इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स हमें कम महसूस होगा। ठीक है, ये सेम उसी तरह है, कोलम्स लॉ की तरह। लॉजिक क्या है, ये लॉ हमें बताता है कि एक वायर का एक छोटा सा हिस्सा कितना मैग्नेटिक असर डाल रहा है। हमें उससे ये महसूस हो जाएगा कि इतने एरिया में इसका प्रभाव है एक मैग्नेटिक की तरह, ये अट्रैक्शन रिपल्शन कर रहा है तो इतने एरिया में ही करेगा। जैसे एक वायर है तो हम इतना महसूस करेंगे कि इतना एरिया, इतना एरिया, इतना एरिया में ही इसका प्रभाव है। हम यहाँ पर अगर हैंड रखें, फिगर रखें तो ये वर्क नहीं करेगा हमारे ऊपर, हमारे फिगर पर। लेकिन जैसे ही अपना फिगर को इस अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अपना काम करना स्टार्ट करेगा, यानी इसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा, हमारे फिंगर पर पड़ेगा।
यानी इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं तो आपको असर दिखेगा उस करंट का। आप अगर दूर हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो आपका असर उस वायर करंट का असर नहीं दिखेगा। यानी अगर बस एंटर करना है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एंटर करोगे तो महसूस होगा, फोर्स महसूस होगा, अगर एंटर नहीं करोगे तो महसूस नहीं होगा, है ना। जितना दूर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आप उतने ही फोर्स कम महसूस करोगे, बहुत ही कम महसूस। जितना आप नज़दीक जाओगे उतने ज़्यादा फोर्स महसूस करोगे, ठीक है। छोटा सा हिस्सा कितना मैग्नेटिक असर डाल रहा है, ज़्यादा करंट रहेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। यानी व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर मोर करंट देन मोर मैग्नेटिज्म, यानी अगर ज़्यादा करंट रहेगा तो ज़्यादा मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। अगर वोल्टेज कम है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड भी कम बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम बन जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि इतना छोटे से एरिया में करंट का बिहेव देखने को मिल रहा है ना। तो याद रखना, अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा रहेगा, यानी मैग्नेटिक का इफेक्ट वो ज़्यादा रहेगा। अगर करंट इज लो मैग्नेटिज्म विल बी लो, ठीक है। ज़्यादा दूरी इज इक्वल टू कम मैग्नेटिज्म। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है कि अगर मोर डिस्टेंस इसका मतलब लेस फोर्स, लेस मैग्नेटिज्म। ये था स्टेटमेंट ऑफ बायोट-श्वार्ट्ज का स्टेटमेंट था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिज्म के, और ये करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इसके, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम स्क्वायर यानी C इज इक्वल टू 1/r², ठीक है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो मैग्नेटिज्म ऑटोमेटिक कम होगा। अगर हम करंट को कम करें तो मैग्नेटिज्म कम होगा, अगर उसे बढ़ा दें करंट को तो वो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। ये था स्टेटमेंट ऑफ बायोट-श्वार्ट्ज लॉ। नाउ नेक्स्ट वी हैव एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, यानी ये शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। अच्छा देखते हैं, देखो ये भी आयत की, ये भी आधुनिक नाम होगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ऐसे तो हम जानते हैं कि एम्पियर ये ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप कि ये किसी व्यक्ति का नाम ना हो, लेकिन देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो एक व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं फिजिक्स में जो व्यक्ति के नाम ही होते हैं ना, जैसे न्यूटन तो व्यक्ति के नाम होते हैं। शायद ये भी होगा एम्पियर्स करंट सर्क्यूटल लॉ, यानी सर्किट में ऐसा क्या नियम है जो नियम फॉलो होगा तो होगा सर्किट में। तो एम्पियर्स का वो नियम जो सर्किट से रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट इस पर्सन का है, किसी भी क्लोज्ड लूप के चारों तरफ, यानी जो सर्किट है वो क्लोज है, ठीक है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस लूप के अंदर से गुजरने वाले टोटल करंट का गुना होता है। देखो अभी एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट को हम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल याद रहे, लाइन इंटीग्रल यहाँ पर क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड। हम एरिया नहीं ले रहे हैं, हम वॉल्यूम नहीं ले रहे, बल्कि लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं ना, बल्कि लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल और यू कैन से क्लोज्ड सर्किट। ये हो गया अबाउट क्लोज्ड सर्किट। हम क्लोज्ड सर्किट को क्लोज्ड इंटीग्रल इस तरह दर्शाते हैं मैथमेटिक्स में। इसका मतलब क्या हुआ, एक एरिया है, एक फील्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये जानते हैं कि फाई का मतलब दिस इज फाई, ऐसा माना जाता है कि ये स्पेस बताता है। तो ये जो हम के सर्कल को यहाँ पर प्रेजेंट किए तो ठीक है, एक लाइन है, ये वन है, इट्स अबाउट लाइन के बारे में, ठीक है, इट्स अबाउट लाइन के बारे में, इट कैन बी कर्व। अगर हम ये सर्कल को यहाँ रिप्रेजेंट करें तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइन है वो क्लोज्ड है लाइन, है ना, क्लोज्ड लाइन। अब एक सर्किट है,
इससे क्या, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या पता चल रहा है कि एक सर्किट है जो कि क्लोज्ड है और वो लाइन के रूप में क्लोज्ड है ना कि वो एक रीजन बना रहा है, ना ही एक वॉल्यूम बना रहा है। ठीक है, उस लूप के अंदर से गुजरने वाले टोटल करंट का टाइम्स होता है। अब देखो ये जो बी होता है, बी इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड को बिग लेटर बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है स्मॉल डी यानी स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, इसे मल्टीप्लाई करना और ये इक्वल होता है किसी म्यू म्यू नोट आई, म्यू नोट आई। इसका मतलब समझो, यानी एक क्लोज्ड सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड प्रभाव होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जब करंट प्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड में है वो छोटा सा क्या मिलेगा, एलिमेंट, एक छोटे से एलिमेंट से हम ये छोटे से एलिमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, वो मैग्नेटिक क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक छोटा सा एलिमेंट में, हमने एक छोटा सा एलिमेंट दिया है, यहाँ पर बड़ा भी एलिमेंट हो सकता है। हाँ, एक छोटा सा एलिमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, जब करंट पास होगा। तो ये इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल, मल्टीपल्स ऑफ करंट, मल्टीपल्स ऑफ करंट यानी टोटल करंट का म्यू नोट, ये म्यू नोट है सर टोटल करंट। ठीक है, और ये आई है सर, आई को हम रिप्रेजेंट, ये आई करंट है, करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई होप कि ये समझ चुके हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक क्लोज्ड सर्किट, इसका मतलब क्या है, एक क्लोज्ड सर्किट इंटीग्रल है ना कि रीजन। क्लोज्ड सर्किट, डी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, इसको गुना किया डीएल से, यानी एक कंडक्टर है जिसकी एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉल लिमिट है, लिमिट नहीं स्मॉल एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है वो स्मॉल है, उसके हमने लेंथ लिया, एक लेंथ लिया, वो स्मॉल है। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि जो हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा एक क्लोज्ड सर्किट में, ये तब मिलेगा जब हम टोटल करंट को मल्टीपल करें, यानी करंट पास होगा लेकिन हम टोटल करंट ले रहे हैं, है ना, टोटल करंट को मल्टीपल करें तो ये इसका इक्वल होगा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि अगर करंट ज़्यादा रहेगा, यहाँ से ये समझ बात आ रहा है कि अगर करंट ज़्यादा रहेगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और किस में देखने को मिलेगा, इस सर्किट, क्लोज्ड सर्किट में देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, जहाँ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लॉजिक देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में गैस लो था, हमने देखा गैस लेस क्या था सर, वो क्या बताता है, फ्लक्स लो वगैरह वगैरह, वैसे मैग्नेटिक्स में एम्पियर्स लॉ शॉर्टकट है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल सकता है। याद रहे कि ये बी है सो मैग्नेटिक फील्ड, हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में निकाल सकते हैं, करंट भी निकाल सकते हैं, या स्मॉल एलिमेंट भी निकाला जा सकता है, क्योंकि सब इसी में मौजूद है ना। अगर क्वेश्चन इज सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, देन वी कैन यूज दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये इस लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट वी हैव लॉरेंटेज फोर्स। लॉरेंटेज फोर्स, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा, याद रहे हम मैग्नेट नहीं बोल रहे, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, उसमें वो चार्ज एंटर करे, हम उससे क्या बोलते हैं, लॉरेंटेज फोर्स। ऐसा जैसा कि मैंने कहा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाए, अपनी फिगर को अंदर रखें मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें क्या महसूस होगा, फोर्स महसूस होगा। कैसा, रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये उसी का मतलब है, ये मतलब उसी का है कि मैग्नेटिक फील्ड में जो हमें चार्जेस, वो फोर्स कहाँ से आएगा, चार्जेस से आएगा, वो फोर्स कहाँ से आएगा, चार्जेस से आएगा। चार्जेस को कौन पुश कर रहा है, करंट पुश कर रहा है ना, तो फोर्स जो आ रहा है वो चार्जेस आ रहा है, बस यही समझना है लॉरेंटेज फोर्स। डिफरेंशियल देख सकते हैं, जब एक मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इसका मतलब क्या है, व्हेन चार्जेस
when charges enter in moving when moving charges enter magnetic field, then we feel what force, and that is what Lorentz force. उस फोर्स को हम बस एक नाम देते रहे डोरेंटेस फोर्स। इससे हम ये समझेंगे कि ये जो फोर्स आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है, चार्जेस आ रहे हैं जो कि मूव कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। लॉजिक क्या हो, अगर चार्ज रुका हुआ है तो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसे फोर्स लगाएगा, यानी चार्ज फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड में जाने की। इसी फोर्स को बस हम नाम दे देते हैं, जैसे पुशिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बस इसका नाम है लॉरेंटेज फोर्स। इससे बस हम ये समझ सके कि ये उस प्रकार का फोर्स है जो चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में आने के लिए। वो आते हैं जब वो करंट चल रहा है, जा रहा था ना। तो पांचवा हमारे पास है मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर हमने देखा है कि एक होता है जैसे फैन होता है, उसमें वायर होते हैं, वो राउंड की तरह से लपटे हुए थे, उसी के बारे में। मूविंग कोयल गैल्वानोमीटर मूविंग मतलब समझ रहे हो, जो वायर, जो कॉपर वाले वायर होते हैं फैन में, वो एक तरफ से इस तरह से लपटे होते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है, मैग्नेटिक असर देखने को मिलता है। मूविंग कोयल बोल देते हैं। मूविंग का मतलब है ये कोयल है सो मूव कर रहा। उसके बाद डिटेक्ट करने वाला मीटर, यह हमें बताएगा कि मशीन इज वर्किंग और नॉट। अगर ये मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर खराब रहेगा तो ऑफकोर्स मशीन विल नॉट वर्क। डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में बहुत छोटे वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये डिटेक्ट करके बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो कोयल होता है वो थोड़ा बहुत खराब है, तो ये एक तरफ से ये हमें बताएगा, डिटेक्ट करके बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करके बताता है। लॉजिक, इसके प्रिंसिपल ये है कि जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, हम जानते हैं कि जो कॉइल कैरिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है। तो वो टॉर्क मतलब समझ रहे, वो एक तरह से फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगा के फिर टॉर्क का मतलब क्या होता है, रोटेट करता है ना। तो रोटेट कब करेगा, जब वो एक जगह पर एक पॉइंट पर फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने के बाद एक डिस्टेंस वो मूव करे, और एक एक्सिस से लेकर जो डिस्टेंस होता है वो एक्सिस से लेकर जहाँ तक फोर्स लगा, जहाँ उस पॉइंट पर जहाँ पर हम फोर्स लगाए वो हमारा डिस्टेंस हो गया। अब उस पॉइंट पर हम फोर्स लगाए जिसके कारण वो मूव करे, इसे हम टॉर्क कहते हैं। तो ये कोयल तब मूव करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा उसे, मैग्नेटिक फील्ड महसूस हो, और मैग्नेटिक फील्ड ही उसे मूव करेगा, और वो किस तरह मूव करेगा, टॉर्क जैसा मूव करेगा। हाँ ना, नेक्स्ट भी है मैग्नेटिक डायपोल एंड मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल एंड मोमेंट, डाई मतलब दो होता है, डबल, पोल मतलब वही साउथ और नॉर्थ पोल। जो मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल, उसी के बारे में। एंड मोमेंट, नॉट मोमेंट, लेट्स से व्हाट इज इट। डेफिनेशन, हर करंट लूप के मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसके दो पोल्स होते हैं। हम जानते हैं कि मैग्नेट्स को दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। जिस तरह से ये वर्क करते हैं, जैसे हम साउथ और साउथ को, जैसे दो मैग्नेट को रखे पास में और साउथ को दोनों को नज़दीक लाए, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। बस उसी को अगर अनलाइक कर दें, नॉर्थ और साउथ कर दें,
तो वो लाइक मतलब कि अट्रैक्ट करेगा। ऐसा ही कुछ होता है कैरेट के साथ। हर कैरेट लुक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसकी ताकत को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसकी ताकत को यानी पावर को, ऐसे इसका मतलब समझो। हम दो पोल लिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, दो पोल लिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। वो जो कितना तेजी से उससे अट्रैक्ट किया, कितना तेजी से रिपल किया, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल एंड मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल एंड मोमेंट यानी कितना तेजी से वो अट्रैक्ट करे, रिपल करे, बस यही लॉजिक। क्या है, जैसे चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डायपोल यानी एक चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या था उस टाइम। इलेक्ट्रिक डायपोल का यानी दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस, और यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल यानी यहाँ पर दो पोल्स लेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आ रहे, इलेक्ट्रिक, अगर वर्ड इलेक्ट्रिक इज आएगा वी अंडरस्टैंड कि हम दो चार्जेस लेते हैं, ना कि दो पोल्स लेते हैं ऑफ मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि दोनों चार्जेस अलग अलग थे, ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन था, पॉजिटिव और नेगेटिव था। सेम यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, साउथ और नॉर्थ होना चाहिए, साउथ और नॉर्थ होना चाहिए। अच्छा, हम अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे भी वैसे होगा, वहाँ यहाँ पर भी वैसे होगा। अब दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कितना तेजी से दोनों अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब इस समरी में देखते हैं क्या क्या पढ़ा गया एक तरह से। फर्स्ट हमने देखा कि बायोट स्वर्ट्स का जो लॉ था वो कहना चाहता था कि जो फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट होता है, इसमें हमने देखा कि अगर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मैग्नेटिज्म घटेगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिज्म बढ़ेगा। ये हमने देखा, किसका लॉ था ये, बायोट स्वर्ट्स का था। फिर जो डिस्कवरी ऑफ ओस्टेड पर्सन था कि अगर कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये किसका डिस्कवरी था, ओस्टेड का डिस्कवरी था। फिर एम्पियर्स सर्किटल लॉ का ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन से समझाने की कोशिश किया गया कि एक फील्ड, एक सर्किट लेना, लेकिन सर्किट क्लोज रहना चाहिए। अगर क्लोज रहेगा तो करंट फ्लो होगा चारों तरफ और हर, लेकिन करंट एक करेक्ट वे में कनेक्शन भी होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ये समझ के चल रहे हैं कि जो कनेक्शन है और एलिमेंट्स जो भी ऐड है एलिमेंट के सर्किट में सब सही से ऐड है। उस सर्किट, क्लोज टू सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। कब उत्पन्न होगा, जब करंट उसमें फॉलो करेगा सर्किट में, तो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास एक क्या है, एक वायर हो सकता है, एक एलिमेंट है जिसमें वो करंट फॉलो हो रहा है, एलिमेंट को उसमें ऐड कर दिया, मल्टीपल कर दिया। फिर हमने कहा कि ये इसका हो जाएगा, ये इक्वल होगा मल्टीपल्स ऑफ करंट। हम कितना करंट उसमें फॉलो करने दे रहे हैं, कितना फॉलो हो रहा है उस करंट में, फिर अगर जितना करंट उसमें फॉलो होगा तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यहीं से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये, हाँ न्यूमेरिकल्स आएगा क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसका शायद न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। फिर हमारे पास आया लॉरेंटिज फोर्स। ये कहने की कोशिश किया कि ये एक प्रकार का फोर्स है, जैसे हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं, मैग्नेटिज बहुत सारे फोर्स पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का फोर्स है। इससे हम सिर्फ समझ सकते हैं कि हाँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। जब हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं तो हम समझ आते हैं कि हाँ ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात महसूस करना चाहता है। तो ये लॉरेंटिज फोर्स, इसका कहना है कि जो चार्जेस मूव होते हैं वो चार्जेस क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो क्या करेंगे, चार्जेस मूव हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि चार्जेस क्या करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि बाहर आए, अगर उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर दिया जाए तो ज़्यादा फोर्सेस लगाएंगे, यानी ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करेंगे, वो अपना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जो ये फोर्सेस आ रहा है चार्जेस की तरफ से, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंटिज फोर्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या था? करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ये एक तरह से डिवाइस है, ये हमें करंट को डिटेक्ट करके बताएगा ये करंट कैसा बिहेव कर रहा है, उसका क्या खराबी है, क्या सही तरीके से चल रहा है। तो हम ये सब पता कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर, जो कि एक डिवाइस है, ये करंट को डिटेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है। करंट आता है, कॉइल घूमती है। ये जो कॉइल होता है ना, कॉइल जो फैन में मौजूद होता है, बहुत सारे डिवाइस में मौजूद होते हैं कॉइल, जो वायर देखते हैं क्या इस तरह से लपटे हुए होते हैं, तो वो मूव करता है तो उसको मूव कराने वाला भी कोई होना चाहिए ना। और मूव करता है इसका मतलब एक पॉइंट पर एक फोर्स लगेगा, और उस पॉइंट पर एक फोर्स लगने के बाद उसे एक रोटेशन मिलेगा, इसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो ये कॉइल घूमेगा, मूव करेगा, तो यहाँ से फिर हमें इंफॉर्मेशन गैल्वेनोमीटर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। करंट आता ही कॉइल घूमती है, वही हमें दिखता है। याद रखना ये कॉइल है, ये घूमेगा जब करंट पास करेगा, है ना? ठीक है। और ये मुझे लगता है ऐसा कि यही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके आसपास मैं बात कर, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक सिबलिंग्स है। सिबलिंग मतलब समझ रहे हो? सिबलिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, रिमेंबर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि हमने देखा, महसूस किया कि जिस तरह मैग्नेट बिहेव करता है उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी बिहेव करता है, दोनों सिमिलर जैसा रिजल्ट देते हैं। हमने ये भी देखा कि जो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अगर वो सेम रहे तो रिपल करेंगे, अगर अनलाइक रहे तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ होता है, अगर हम सेम चार्जेस ले तो रिपल करेगा, अनलाइक चार्जेस ले तो अट्रैक्ट करेगा। हमें सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है, रिजल्ट सेम। बस अंतर ये है कि हम इलेक्ट्रिक करंट में चार्जेस लेते हैं, उसमें पोल्स लेते हैं ना, पोल्स लेते हैं। हाँ, यहाँ पे भी हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फ्लक्स देखने को मिलता है, लाइन्स वगैरह देखने को मिलता है। मैग्नेटिज्म में भी ये दिखाया जाता है। तो इसलिए ये कहना उचित उचित होगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दोनों सिबलिंग्स हैं। चैप्टर 1 से लेकर 2 में हमने पढ़ा चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। फिर चैप्टर 3 और 4 में हम पढ़ेंगे क्या, मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, है ना, उसके आसपास जहाँ पर वो मूविंग चार्ज है, मूविंग जो चार्जेस है वो मूव कर रहा है, उसी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये हम पढ़ते हैं तीसरा चौथा चैप्टर। फाइनली हमने तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट किया। तीसरा में हमने मूविंग चार्जेस को पढ़ा, और इसमें हमारा फोकस था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना। इस फोर्थ चैप्टर में हमारा फोकस था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब फिफ्थ चैप्टर में एंटर करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, थोड़ा बहुत तो हम जानकारी ले चुके हैं मैग्नेटिज्म के बारे में, लेकिन ये जो मैटर है थोड़ा सा आ गया न्यू वर्ड, इसे हम पिछले चैप्टर्स में नहीं देखा, जो कि ये मौजूद भी नहीं था इससे। तो ये अभी ऐसा कहा जाए कि ये न्यू वर्ड आया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर में, तो फिफ्थ चैप्टर में मैटर। नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट इन वन बाय वन वर्ड्स।
1 by 1 words. We are starting with first, जो कि है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसे हम बिग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर को एकदम सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे सर। इस चैप्टर में हम परमानेंट मैग्नेट्स और अर्थ के मैग्नेट होने के बारे में बात किया जाएगा। परमानेंट मैग्नेट्स का मतलब समझें, बस इतना समझे कि हाँ मैग्नेट्स है जो परमानेंट के बारे में समझेगा, और अर्थ के मैग्नेट को लेकर डिस्कस किया जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा एक एज अ समरी हमने ये पढ़ा है इसके बारे में कि डायपोल का मतलब दो पोल्स। अब यहाँ पर मैग्नेट वर्ड इज ऐड, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्ड एडेड होता तो हम ये समझते हैं कि दो चार्जेस जो कि अनलाइक चार्जेस है, और वो अट्रैक्ट करें, कितना फोर्सेस वो प्रोड्यूस करे वो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक डायपोल से। क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल है, मैग्नेटिक से हम ये समझते हैं कि दो पोल्स है, दो पोल्स साउथ और नॉर्थ। उस साउथ और नॉर्थ को रखा जाए नज़दीक, जितना नज़दीक लाया जाए, यानी डिस्टेंस जितना कम किया जाए, हमें उतना ज़्यादा फोर्सेस मिलेगा। इससे ज़्यादा फोर्सेस, जितना ज़्यादा ताकत मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसे बिग एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये किसी मैग्नेट की ताकत को नापने का तरीका है। ठीक है, पावर यू कैन से, और पावर मिलेगा तो फोर्स मिलेगा। इक्वेशन इसका क्या है, इसका इक्वेशन है दिस बिग एम इज इक्वल टू एम मल्टीपल 2l। दिस इज इक्वेशन जहां पर ये एम इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एम इज नथिंग बट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब यहां पर देखिए, ये बताएगा कि जो एम है मासेस हो गया, और 2l लेंथ, इससे मल्टीपल जब किया जाए तो हमें एक पावर मिलेगा, फोर्स मिलेगा, जो दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, तो एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और जो स्मॉल एम है वो पोल स्ट्रेंथ है। एक सिंगल पोल जैसे नॉर्थ पोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग, ये एम है, सो पोल स्ट्रेंथ है। वो पोल जिसके पास स्ट्रेंथ है वो कितना है, एक सिंगल पोल के पास वो कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये इन शॉर्ट वी कैन से कि पोल स्ट्रेंथ। फिर 2l है, वो मैग्नेटिक लेंथ है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी। ये जो 2l, हमने इसे आर की जगह एल लिखा, ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि जो हम दो पोल्स, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम एल कह रहे हैं। अब यहाँ पर 2 ऐड है क्योंकि ये पहला लेंथ है, इतना आधा पहला लेंथ, और ये दूसरा लेंथ, तो 1 1 हो जाएगा 2, ये 2 है, ये फर्स्ट एल है और ये सेकेंड एल, तो ये मिल जाएगा हमें 2 है ना। और एम क्या दर्शाता है, पोल की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। एम है सो पोल की स्ट्रेंथ को दर्शाएगा, एम मल्टीपल 2l। ठीक है, एम मल्टीपल 2l। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एम है मैग्नेटिक डायपोल, जो स्मॉल एम है वो पोल स्ट्रेंथ को दर्शाएगा, और जो एल है वो लेंथ है। यहाँ दो लेंथ है ना, एक फर्स्ट पोल का और एक सेकेंड पोल का लेंथ। ठीक है, मैग्नेट जितना लंबा होगा और उसके पोल्स की जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उसका मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट।
गैसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हम देख चुके हैं क्या था गैसेस लॉ। अब ये कह रहा है कि जो गैसेस लॉ है ओनली फॉर मैग्नेटिज्म, वो क्या है, ओनली फॉर मैग्नेटिज्म। इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस, वही बात, क्लोज्ड सरफेस, ये इंटीग्रल और ये सर्कल बीच में, ये बताता है अबाउट क्लोज्ड इंटीग्रल कह सकते हैं या क्लोज्ड सरफेस कह सकते हैं, क्लोज्ड सरफेस। बंद धब्बे क्लोज्ड सरफेस। याद है हम क्लोज्ड सरफेस का है, क्लोज्ड सरफेस बंद डब्बे से निकलने वाले टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है, प्रायर टू अंडरस्टैंड। हमारा जो वो फोकस है यहाँ पर फ्लक्स के बारे में, कितने मैग्नेटिक लाइन्स निकल रहे हैं, वो इक्वल होगा किसके, दिस इज क्लोज्ड सरफेस से हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये डी है स्मॉल, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट, ये इक्वल है जीरो। यानी ये जीरो जो बता रहा है ये फ्लक्स बता रहा है, फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक लाइन्स, कितने मैग्नेटिक लाइन्स गुजर रहे हैं, तो ये कहना चाह रहा है जीरो गुजर रहे हैं किसी क्लोज्ड सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, जीरो। चूंकि सरफेस है वो क्लोज्ड है ना, क्योंकि सरफेस है तो क्लोज्ड है, तो कितना फ्लक्स निकलेगा, बिल्कुल जीरो। सरफेस ही क्लोज्ड है, सरफेस को ओपन होना होगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर निकाल सके। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। बस यहाँ पर एक पॉइंट, एक वर्ड इज बीइंग हाईलाइटेड विच इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड ही जीरो कर देना है। बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलवेज रिमेंबर बी इज आवर मैग्नेटिक फील्ड, और डी एल है वो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, और जो जीरो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब है कि मैग्नेटिक पोल्स का कोई भी अलग नहीं किया जा सकता। रीजन, मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ साथ हो, ऐसा देखते हैं कि नहीं, अगर उसको सेम लिया जाए, साउथ और साउथ लिया जाए तो हमेशा साथ में नहीं रहेगा, अगर अनलाइक लिया जाए तो वो भी साथ में रहेगा, है ना। जितनी लाइन्स नॉर्थ से निकलेगा उतना ही साउथ से वापस अंदर आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉर्थ है जितना इससे, क्योंकि ये दोनों अनलाइक है, जितना इससे लाइन मैग्नेटिक लाइन्स निकलेगा, लेट्स सपोज इससे मैग्नेटिक लाइन्स निकल रहा है और फिर ये इसी में क्या करेगा, एंटर कर देगा, इससे निकलेगा, इस पोल से निकलेगा और इससे अनलाइक पोल में एंटर कर देगा, तो हमें जीरो फ्लक्स मिलेगा। अगर दोनों को लाइक चार्जेस ले तब उस टाइम क्या मिलेगा, जैसे मान लो नॉर्थ और नॉर्थ लिया जाए तो दोनों क्या करेंगे, बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालेगा। अगर उसी जगह पर साउथ साउथ लिया जाए तो ये देखने को मिलता है कि दोनों अंदर की ओर एंटर करेगा। ये देखेंगे हम कब दोनों अंदर की ओर जो लाइन्स है वो एंटर करेगा, कब दोनों बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड्स को एंटर करेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है तो दूसरे पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक लाइन्स एंटर कर रहा है, और ये सब किस में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है। अगर एक पोल से करेगा दूसरे पोल से चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो, है ना। उतने ही साउथ से वापस अंदर आएगा, यानी नॉर्थ से निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है और इस साउथ में जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट, अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स धरती का मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म। हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खींचता है ऑब्जेक्ट को अर्थ की ओर, ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस फोर्स का हम ग्रेविटेशन कहते हैं। वो अपना 10 मीटर पर सेकेंड रेस्टिव पावर से खींचता है, ग्रेविटेशन इतना स्पीड से खींचता है, इतना एक्सेलरेशन से खींचता है।
अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है ना, और वो छोटे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। इसके मैग्नेटिज्म को समझने के लिए तीन चीजें समझना बहुत ही आवश्यक है। हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर क्या एक्चुअल में है, अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। छोटे छोटे जितना डिस्टेंस से रखे हम, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये छोटा सा बॉक्स है, अब ये डिस्टेंस देख रहे हो, डिस्टेंस जितना डिस्टेंस दूर जाएगा, दूर उतना भी नहीं, याद रहे अगर ये हॉरिजॉन्टली है लाइक दैट, ये ऑन द सरफेस है, तो हमें कम अट्रैक्शन फोर्स देखने को दिखता है। लेकिन अगर इसके अपर में वर्टिकली, तब उसका फोर्सेस है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी एंटर कर जाता है, ग्रेविटी एंटर कर जाता है। अगर ये सरफेस है तो कम वैसा फोर्स देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन मतलब होता है एंगल पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हो जो कि एंगल पर। मैग्नेटिक डिक्लाइन असली नॉर्थ ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल। दूसरा मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मैग्नेट की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जमीन के साथ जो एंगल बनता है उसे हम पोल्स पर, या फिर वो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ पर कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अगर एक इंक्लाइन एंगल से कुछ भी हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अर्थ की टोटल फील्ड का वो हिस्सा जो जमीन के पैरेलल है, जमीन के पैरेलल है, उसे हम लिखते हैं बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वहाँ पर एक एंगल बना रहा है, तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल हमें मिलता है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी वो प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, उसके बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक। वर्ल्ड में हर चीज मैग्नेट से एक जैसा बिहेव नहीं करता। वर्ल्ड में देखें तो मून में कुछ और ऐसा देखने को मिलेगा, अर्थ पे कुछ और। इसके तीन टाइप्स है, एक डायमैग्नेटिक। पहला नंबर समझो, वर्ल्ड की अगर बात किया जाए, वर्ल्ड मतलब हम मून तो नहीं देंगे, यूनिवर्स में मून लिया जाए, तो वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है कि हर एक चीज एक एकदम परफेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है ना, मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता है। इसलिए हम इसे तीन टाइप्स में बांटते हैं, तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। अब एक करके डेफिनेशन देखते हैं इन सब के टाइप्स के। डायमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट से थोड़ा सा दूर भेजे, जो मैग्नेट से थोड़ा दूर भेजे। समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर एक जैसा मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ,
एक ही जैसा। तो हमें थोड़ा सा ये क्या करेगा, रिपल करेगा, थोड़ा सा रिपल करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। अब जितना इतना करेगा तो थोड़ा सा और रिपल कर देगा, देखो उतना ज़्यादा नहीं। एक जैसा लगता है कि नुकसान हो, हम जितना फोर्स से हार्ट वगैरह करते हैं उतना भी महसूस नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर मैग्नेट्स ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नेट्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम स्मॉल फोर्स महसूस होगा, स्मॉल फोर्स, थोड़ा सा रिपल होगा। ये था डेफिनेशन किसका, डायमैग्नेटिक का। लॉजिक क्या है, इन्हें मैग्नेट पसंद नहीं। एग्जांपल क्या है, कोल्ड वाटर। एग्जांपल क्या है, कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर है ना, वाटर वाटर देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें फोर्सेस कम रहता है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो रहता है बहुत कम रहता है। लेकिन हाँ सॉलिड की बात किया जाए उसमें ज़्यादा रहता है, सॉलिड्स में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहता है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या रहता है, कम अट्रैक्शन फोर्स रहता है ना, कम अट्रैक्शन फोर्स रहता है और कम रिपल्सन फोर्स भी रहता है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट वी हैव पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरह थोड़ा सा खींचे, जैसे वीक अट्रैक्शन। अच्छा यहाँ से हमें एक चीज अनुभव होगा, वो क्या होगा कि जो अर्थ पर होता है, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है, मटेरियल्स वगैरह है, थिंग्स वस्तु ऑब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हाँ बात यह हुआ कि अगर बहुत डिस्टेंस ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस वो बहुत ही कम है, कम नॉर्मल है, तो हमें बहुत वो जो वीकेस्ट फोर्स है वो महसूस होगा। इसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि वीकेस्ट फोर्स से ज़्यादा जाता है। ठीक है, ये था दूसरा टाइप। इसमें हमने देखा थोड़ा सा रिपल होगा, और इसमें देखा कि थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। इसमें थोड़ा सा रिपल होगा और इसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा। जैसे अमोनियम ऑक्सीजन, ये एग्जांपल्स है पारा मैग्नेटिक के। ये मैग्नेट के थोड़े क्लोज होते हैं, ये चाहते हैं कि हम अट्रैक्ट, लेकिन उतना भी नहीं होता। पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरह बहुत तेजी से खींचे। हाँ देखो तीन तरह होते हैं। ये जो पैरामैग्नेटिक है, हम इससे रिलेट कर सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। जो वस्तु प्रेजेंट होते हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस पर, वो छोटा सा फोर्स लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को वीकेस्ट फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। हम इस फोर्स से इस पैरामैग्नेटिक को रिलेट कर सकते हैं। डायमैग्नेटिक इसका कहना है कि थोड़ा सा ही रिपल होगा, और पैरामैग्नेटिक कहना है कि थोड़ा सा ही अट्रैक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा। अब बात यह आता है कि ये सारा खेल इस पर भी मौजूद है, इस पर भी डिपेंड है, डिस्टेंस पर डिपेंड है। अगर डिस्टेंस आप ज़्यादा दूर कर देते हैं तो रिजल्ट विल बी जीरो। अगर वो नॉर्मल रहे तो हाँ रिजल्ट देखने को मिलेगा, और नज़दीक रहे तो रिजल्ट पूरा क्लियर देखने को मिलेगा। फेरोमैग्नेटिक का कहना है कि आप कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो तेज़ी से अट्रैक्ट कर, जैसे न्यूक्लियर बम हो गए वगैरह वगैरह, और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्ट करके रखते हैं, उसमें रिपल की तो बात ही नहीं होती है किसमें, सॉलिड में। फेरोमैग्नेटिक जो मैग्नेट की तरह बहुत तेजी से खींचे, आयरन निकेल ये सब जो होते हैं, आयरन में देखा जाए जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है वगैरह वगैरह, वो बहुत तेजी से अट्रैक्शन, जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके हुए रहते हैं। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक ये मैग्नेटिक के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये दुश्मन, ये दोस्त, नॉर्मल दोस्त, एंड ये बेस्ट फ्रेंड। चल ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड को बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक के असर कितनी दूर तक है, यह हमें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर डिपेंड है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड है। अगर डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो हमें वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अच्छा तो इतना परमेबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
और सक्सेसिबिलिटी को हम वो थोड़ा सा तिरछे एक से रहता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मटेरियल कितनी जल्दी मैग्नेट बन सकता है हम उसे सस्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, यहाँ बोल देखो, ये मैग्नेट है, वी नो दिस इज मैग्नेट। एक साइड में एस होता है, एक साइड में नॉर्थ होता है। जितना यहां से लाइन निकलेगा, जितना नॉर्थ से लाइन निकलेगा उतना साउथ में एंटर कर जाएगा। कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है, यानी नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है, होता है ऐसा, ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा मूवमेंट। सेम इधर पे उल्टा ऐसा रहेगा। इस फिगर से क्या समझा जा रहा है? इस फिगर से समझा जा रहा है कि नॉर्थ से लाइंस निकल रहा है। ये इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता है, इनविजुअल रहता है सर, ये सब इनविजुअल रहता है, इनविजुअल लाइंस, इनविजुअल लाइंस रहता है ये सब। यहाँ से ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल्स में एंटर कर देते हैं, और यहाँ से फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है। जीरो इसलिए हो जाता है कि जितना मैग्नेटिक लाइंस एक नॉर्थ पोल से निकल रहा है उतना ही साउथ पोल में एंटर कर जा रहा है, जो कि फिर लाइंस बचा नहीं, इसलिए इसे जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। और इस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये सब हो रहा है, लाइंस वगैरह, इस फील्ड में लाइंस वगैरह ये सब क्रिएट हो रहा है, ये सब क्रिएट हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फिगर वेरी वेल। हाँ, अब सिक्स्थ चैप्टर जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ चैप्टर, हम सिक्स्थ चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड, मुझे क्लियर नाम याद नहीं है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो चार्जेस है वो रेस्ट पे रहते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। फिर दूसरा में पढ़े कि जो चार्जेस है वो मूव कर रहे हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या, उस चैप्टर में क्या देखने को मिला, जो चार्जेस जब मूव कर रहे हैं तो क्या क्या वो क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या उत्पन्न होते हैं, उसे फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा। इक्वेशन वगैरह नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आई होप कि मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड देखा। फिर इससे पहले मैग्नेटिज्म, मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और क्या था चैप्टर का नाम, बहुत कुछ जाना। यानी स्टार्टिंग वी स्टार्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर देन कैन पे मूव किए, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा थोड़ा एंटर करना स्टार्ट किया। गैसेस लोग वगैरह पढ़े बहुत सारे लोग, अभी भी अब थोड़ा सा लगता है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडक्शन, इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक वर्ड इज करेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, आई हैव कोटेड। इसमें क्या समझा जाता है, कैन यू टेल मी? इस चैप्टर में ये इंडक्शन जो वर्ड है वो पूरी तरह से न्यू, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इससे हम फैमिलियर हो चुके हैं।